हेलो दोस्तों, आपको एसबीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। आज मैं जनरल साइंस का पार्ट 16 वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो रेडियो सक्रियता से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ, क्योंकि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी दोस्तों? वो है हेनरी बेकेरेल ने। हेनरी बेकेरेल ने जो रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, जितने प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न भी आए हैं, तो वीडियो को जो है स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणें छोड़ते हैं? तो रेडियोधर्मी जो तत्व हैं जो 3 प्रकार के जो है किरणें छोड़ते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं रेडियो सक्रियता से, सही प्रश्न आपको कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, तो वीडियो को आप जो है पूरा देखें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? तो किसका उत्सर्जन करता है दोस्तों? वो है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। ये 3 कण हैं, इन 3 कणों को जो है उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा कितने में होता है? तो क्या होता है दोस्तों? वो है न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होते हैं। न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होते हैं जो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा कितने में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय किरणों में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो किसकी होती है दोस्तों? वो है गामा किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गामा किरणें होती हैं, तो गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें दोस्तों उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। गामा किरणें जो होती है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदल जाते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करती है, वह कहलाती हैं दोस्तों, वह नाभिकीय विखंडन कहलाती हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक जो है नाभिक में बदल जाते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है, तो वह कहलाता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का क्या कार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य है द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करना। जो न्यूट्रॉन होती है उसके विखंडन की जो गति होती है उसको क्या करता है? धीमा कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ब्रीडर रिएक्टर में जो है शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जितने प्रश्न बता रहे हैं सही प्रश्न भी आए हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। अगला प्रश्न दोस्तों, कुछ न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल है, तो भारी जल क्या है दोस्तों? तो भारी जल है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की बजाय ड्यूटेरियम होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के बजाय क्या होता है? ड्यूटेरियम होते हैं। तो भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो D2O जो है भारी जल का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, डी का मतलब ड्यूटेरियम होता है, ओ का ऑक्सीजन होता है। इसमें हाइड्रोजन का एक भी अंश नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो विखंडन की प्रक्रिया जो उत्तरदायी है एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने में जो है विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी है। विखंडन का यही कार्य है कि जब भी विखंडन होगा तो ऊर्जा तो मुक्त करेगा ही करेगा। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है? तो उस ईंधन का नाम क्या है दोस्तों? वह है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 को जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः ईंधन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा में होती है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा में होती है, क्या होती है? नाभिकीय संलयन होती है। नाभिकीय संलयन होने के कारण सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? सूर्य में जो ऊर्जा की जो प्रक्रिया होती है पैदा करने का, वो हाइड्रोजन का संलयन से, हाइड्रोजन का संलयन से जो है सूर्य में ऊर्जा की प्रक्रिया पैदा होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन कारणभूत है? तो कौन है दोस्तों? ये भी जो है संलयन है। संलयन के कारण जो है तारों में से उत्सर्जित ऊर्जा जो है ऊर्जा कारणभूत है। तो संलयन के कारण ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो विखंडन की प्रक्रिया जो उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए जो है विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो निकलती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का आंकलन किससे किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पृथ्वी की आयु का आंकलन जो किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा जो है पृथ्वी का आयु का आंकलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन काल निर्धारक तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो इसकी जो है जीवाश्म की आयु को पता करने के लिए जो है रेडियो कार्बन का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपृष्ठ की उम्र आंकलन की विधि जिससे आप सबसे सटीक मानी जाती है कि दर क्या इस्तेमाल की जाती है? तो है परमाणिक विघटन। परमाणिक विघटन का जो दर होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पृथ्वी के भूपृष्ठ की उम्र का आकलन करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेडियम का अर्धायु काल 16 वर्ष है, तो इसका उत्तर आयु काल होगा। तो इसका उत्तर आयु काल क्या होगा दोस्तों? तो वह होगा 2319 वर्ष। 2319 वर्ष होगा। अगर रेडियम का अर्ध आयु काल जो है 16 वर्ष है तो इसका उत्तर आयु काल जो होगा 2319 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान में किसका प्रयोग होता है? तो मौसम विज्ञान में जो है वो रेडियो सक्रिय गैस का प्रयोग होता है। किसका होता है? रेडियो सक्रिय गैस का प्रयोग होता है। दोस्तों इस वीडियो में टोटल जो है 52 प्रश्न हैं। तो वीडियो में आप पूरा लगे रहें, वीडियो देखें, वीडियो स्किप ना करें और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में उनकी उपस्थिति द्वारा जीवों में कायिक और आनुवांशिक शक्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? जीवों में कायिक और आनुवांशिक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें जो होती है वो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। ठीक है दोस्तों। क्या होती हैं? उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है गामा किरणें। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। गामा किरण की सबसे भेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो आयनन क्षमता जो होती है सबसे गामा किरण की सबसे कम होती है, लेकिन भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा किरण की, लेकिन आयनन जो क्षमता होती है सबसे कम होती है गामा किरण की। इस चीज़ का कन्फ्यूजन आप दूर करें। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आयनन क्षमता जो होती है सबसे अधिक वो अल्फा किरण की होती है। किसकी होती है? अल्फा किरण की सबसे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो किस में बदल जाते हैं दोस्तों? वो सीसा के रूप में जो है बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति
किरण कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? वह है अल्फा किरण है। अल्फा किरण जो है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस रेडियो सक्रिय तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पे रखा गया है? तो है दोस्तों पोलोनियम। पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है ये किस देश की खोजकर्ता के नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? वह है बोरान का। बोरान का जो है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु जो बोरान का प्रयोग किया जाता है। किसका? बोरान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो किससे बने पात्र में रखना चाहिए दोस्तों? वो पीवी का मतलब होता है लेड। लेड के बने पात्र में जो है बर्तन में जो है रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक अल्फा कण में उत्सर्जन में परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? वह होता है परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह अपरिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? वह होता है परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। जब अल्फा के कण उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में परिवर्तन होता है तो परमाणु क्रमांक पर जो है 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में जो है 4 की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो वह दर होगी अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। अगर किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर देते हैं तो रेडियोधर्मी क्षरण जो होती है वो अपरिवर्तित होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो कितने दिन बाद रहेगा दोस्तों? वह है 140 दिन के बाद जो है 0.25 ग्राम रह जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल का 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो कितना रह जाएगा दोस्तों? तो वह 6.1/4% जो है रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ को अर्ध आयु 4 महीने है। कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है उसका अर्ध आयु जो है 4 महीने है तो एक पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने का समय लगेगा। तो एक पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में कितने समय लगेगा दोस्तों? वो लगेगा 8 महीने का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, जितने प्रश्न बता रहे सभी प्रश्न वीवीआई प्रश्न हैं तो वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें क्योंकि जितने प्रश्न हैं सभी ज्ञानवर्धक हैं, ज्ञान से रिलेटेड हैं, किसी तरह का गलत इसमें नहीं बता रहे हैं तो वीडियो को आप पूरा देखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आयु आंकलन किया जाता है तो पृथ्वी का आयु का आंकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जो निर्धारण होता है जीवाश्म का निर्धारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेडियो विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण का ज़रूरत होती है? तो वह कौन सा है दोस्तों? वह न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के कण के का जो है ज़रूरत होती है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, परमाणु बम के आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम को जो आविष्कार किया था वो ऑटो हॉर्न ने किया था। किसने? ऑटो हॉर्न ने किया था। दोस्तों ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो है विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, किस पे? विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस प्रकार की अभिक्रिया से होने वाली अधिक हानिकारक
विकिरण पैदा होती है। तो किससे होती है दोस्तों? होती है विखंडन से। विखंडन की प्रक्रिया से जो है सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि नाभिकीय संलयन होने के कारण ही सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो विमंदक की तरह जो है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो दोस्तों कौन है? वो भारी जल है। भारी जल मतलब D2O है। D2O जो है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक के रूप में जो है दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता किस में मापी जाती है दोस्तों? तो वह नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर में। गीगर मूलर काउंटर में जो है रेडियोधर्मिता मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो गुण है वो नाभिक का गुण है। ठीक है दोस्तों, किसका? नाभिक का गुण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। तो रेडियो सक्रिय जो है परिवर्तन में भाग लेता है, परमाणु के नाभिक में भाग लेता है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो का प्रश्न यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जो दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।